कहते हैं नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ विद 92 और मैं हूं असदुल्ला खान। बहुत सारे इश्यूज़ जिस पर आज हमने गुफ्तगू करनी है उस पर तो मैं बाद में आता हूं, लेकिन ये साहिवाल का मामला जो एक मुबैना दहशतगर्दों को या आम अफराद को दहशतगर्द कहकर मार दिया गया, ये तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। मैं शुरू में इस पर ज़रा मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। फ़याज़ हुसैन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर इत्तलात। बाकी चीज़ें मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ और बाकी मेहमानों का तारुफ भी बात हूँ। चौहान साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर ये बताइए, आप एक तो ज़ाहिर है रिपोर्ट, तफसीली रिपोर्ट आएगी 3 दिन में जो JIT बनाई गई है, लेकिन वो जो आपने सब इस वाक़े के पेश आने के फ़ौरन बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1 घंटे में इब्तदाई मालूमात मिल जाएंगी, तो इब्तदाई मालूमात क्या मिली हैं? उन इब्तदाई मालूमात में इन लोगों के दहशतगर्दी के साथ कोई ताल्लुक होने का कोई सबूत मिला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से जो अभी तक जो है वो प्रेस रिलीज आई है, उसके मुताबिक तो जो है वो दहशतगर्द एक शाहिद जब्बार था, उसको फैसलाबाद गिरफ्तार किया गया। उससे इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसने मजीद इन लोगों के मुतल्लिक जनाब इंकशाफ किया कि ये भी मेरे साथ शामिल हैं और इनको चेस कर रही थी जनाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है, और फिर आज जो है वो उनके साथ मुठभेड़ होगी। ये तो आपका एक CTD का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपके सामने आ गया है। अब हुआ ये है कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे इस पे इन्वेस्टिगेशन और फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर किया है, और सरदार उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आज़म साहब ने खुद हुक्म दिया है कि आप वहाँ पे पहुँच के सारी चीज़ों को खुद मैनेज करें, खुद उसको जनाब एडमिनिस्ट्रेट करें। उसी कंटेक्स्ट के अंदर सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने एक तो JIT कमेटी फौरी तौर पर बनवा दी गई है IG पंजाब को हुक्म दे के। दूसरा, सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने एक ऑर्डर ये किया है कि फौरी तौर पे CTD के जो एहलकार हैं जिन्होंने इस पूरे वक़ूए में हिस्सा लिया है, उनको फौरी तौर पर अपनी तहवील में लिया जाए। अगर तो ये दहशतगर्द ना हुए तो फिर उनके खिलाफ बिल्कुल बेबाक, बेलौस, बेआक किस्म की इंक्वायरी करके इनको सजा दी जाएगी। और अगर ये दहशतगर्द ना साबित हुए तो दूसरा जो हुक्म दिया है सरदार उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब ने, वो ये कि जो लवाकिन हैं, जना जो बच्चे हैं और लवाकिन हैं या जो बंदे जना मारे गए इस वक़ूए में, उनको माली मुआवजा दिया जाएगा और बिल्कुल उनकी सरपरस्ती करके इन एहलकारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी अगर ये दहशतगर्द ना हुए तो। दूसरा, डिप्टी कमिश्नर को फौरी तौर पे ऑर्डर किया है जिला पंजाब ने कि वो मौके पे पहुंच के सारी चीजों को खुद चेक एंड बैलेंस करें। तो ये तो अभी इब्तदाई तो ये सारी सूरत हाल ये है। बाकी चौहान साहब, आपने कहा कि अगर ये दहशतगर्द हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की, अगर ये दहशतगर्द साबित ना हुए तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर वो दहशतगर्द हुए भी मिसाल के तौर पे, तो फिर भी जो खवातीन को मारा गया, जो बच्चों पर गोली चलाई गई और जब वो सरेंडर कर रहे थे, जब उन्होंने उनकी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ था, तो फिर भी तो तहकीकात तो दोनों सूरतों में बनती हैं। तहकीकात तो दोनों सूरतों में होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो दहशतगर्द हुए या ना हुए तो तहकीकात होंगी। JIT अपनी तहकीकात करेगी, उस तहकीकात की रोशनी में फिर सारी चीजें जो है वो फाइनलाइज की जाएंगी। लेकिन जो मोटी मोटी 2-3 चीजें हैं वो तय कर दी गई हैं कि अगर ये दहशतगर्द ना हुए तो फिर इन अहलकारों को जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई में हिस्सा लिया है उनके खिलाफ प्रॉपर तादीबी कार्रवाई की जाएगी। और अगर दहशतगर्द होते भी हैं तो फिर ये देखा जाएगा कि अगर दहशतगर्द हुए भी सर तो फिर भी कार्रवाई तो फिर भी इनके खिलाफ की जाएगी ना? फिर ये चीज देखनी पड़ेगी वो किस लेवल के दहशतगर्द थे। अब जो ऑप्शन जो CTD की तरफ से मौक़िफ़ आ रहा है वो ये कि ये दाइश के लोग हैं और दाइश के लोग जो है ना ये फैमिलीज का और बच्चों का शेल्टर लेके जो है वो मूवमेंट किया करते हैं। अब उनका मौक़िफ़ ये है, तो इस सारी चीजों को देख के इंशाल्लाह ये JIT जैसी जो है वो रिपोर्ट देती है उसके मुताबिक फिर पब्लिक के सामने जो है ना उसको पब्लिसाइज कर दिया जाएगा। आखिरी सवाल चौहान साहब, आप जी राइट सर, आखिरी सवाल आपसे चौहान साहब, और वो अलग मौजू पर। आपने इस बात का इजहार किया मीडिया में कि काफली के साथ जो मामला हैं उस्मान बुज़दार साहब की मुलाकात के बाद तय हो गए हैं, लेकिन काफली की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया नहीं, जब तक इमरान खान साहब से प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होगी तो होगा, अभी तहफ़्फ़ुज़ात बाकी हैं। तो एक्चुअल पोजीशन क्या है? तहफ़्फ़ुज़ात और मामला सिर्फ क्या हाफिज़ अम्मार यासिर साहब की वजह से ख़राब हुआ या और भी चीज़ें हैं? नहीं, उसमें कुछ बहुत सारी चीजें हैं। कोई मरकज में कोई इनकी कमिटमेंट्स थी शायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, और चौधरी साहब आज रात को या कल मुलाकात हो जाएगी इमरान खान साहब से, चीजें सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी इंशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया फ़याज़ हुसैन चौहान साहब देने के लिए। आज एक तो हम साहिवाल के मामले पर गुफ्तगू करेंगे, इसके साथ साथ मिलिट्री कोर्ट्स का मामला, इस पर डिबेट चल रही है।
पीपल्स पार्टी ने तो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया कि हम इसके हक़ में नहीं हैं, लेकिन PMLN के दरमियान दो तरह के जहन मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं एक उसके हक़ में भी दलाइल दिए जा रहे हैं और उसकी मुखालिफत के पर भी ऐसा लगता है PMLN सोच रही है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि दो नहायत गैर संजीदा सियासी शख्सियात, एक राना सनाउल्लाह साहब और एक शेख रशीद साहब, ये दोनों गैर संजीदा शख्सियात एक नहायत ही संजीदा और अहम कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जा रहे हैं और स्कूल के बच्चों की तरह एक दूसरे को ललकार रहे हैं। अभी से क्या हो, तुम देख लेते हैं क्या होता है। वो कहते हैं तुम्हें, मैं तुम्हारी दुम पे पाँव रखने के लिए मैं आ रहा हूँ। तो गुफ्तगू भी इन अल्फाज के साथ हो रही है। ये क्या मामला है, और इसके साथ साथ हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे काफ लीग के ताल्लुकात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात पर। ये तमाम चीज़ों की मेरे साथ सईद कायद साहब मौजूद हैं। सईद कायद साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आपको खुद कहते हैं। एहतशाम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, आपको भी खुश आमदीद। और ज़रार खोड़ो साहब हमें ज्वाइन करेंगे। तीनों सीनियर तज्ज़ियाकारों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले सईद कायद साहब, ये जो साहिवाल का मामला है, ये एक रिवायती कार्रवाई तो हुई, उसके बाद बयानात भी रिवायती, उसके बाद जो अमल दरामद है वो भी रिवायती, जो JIT बनाई गई है, जिस तरह से रिएक्ट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी रिवायती। तो कुछ क्या मुख्तलिफ लग रहा है आपको कि ऐसे ही कि किसी नकीबुल्ला को मारा गया, वो मसला अभी तक हल नहीं हुआ, अब यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 4 लोग जिसमें खवातीन भी शामिल हैं और 13 साल की बच्ची भी शामिल है, और उस पर मुसर है CD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कि ये दहशतगर्द थे और बच्चे भी शायद दहशतगर्द थे। देखिए, पहली बात तो ये, अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था ब्रदर हामिद मीर की कि ये लड़की और बच्चों के बयानात के बाद किसी JIT की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप गौर से देखें, अभी अगर हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और बाकी चीज़ें तो बाद में आएंगी, जिस तरह आपने बताया कि किस तरह मौक़िफ़ तब्दील किया गया, ज़रा इस गाड़ी की हालत देखें, ये कितने भागने वाली है, ये गाड़ी कौन से मॉडल की थी, अगर इसका पीछा नहीं किया जा सकता था। इसके बाद वो हथियार कहाँ हैं जो टेररिस्टों ने उठाए हुए थे, वो भी कोई हमें नहीं पता, मुमकिन है ये डाल दें अपने। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तकरीबन ये पिछले 30 सालों से इस पुलिस को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है और जिस तरीके से ये यहाँ पे कब्ज़ों में मुआमलत करते रहे हैं, इनको फ्री हैंड मिला रहा है यहाँ पे, और ये हैंड पिक्ड हुआ करते थे। पहले इनके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, CM की सतह तक सिफारिशें होती हैं किसी को थाना देने के लिए और SHO बनाने के लिए। तो आपने इस आबे को बिगाड़ के रख दिया है और इसके बाद आपने IG साहब को ही जो है वो कह दिया है कि जनाब आप इसको देखें ये क्या है और क्या ये हुआ है या नहीं हुआ। मगर हम ये देखते हैं कि खासे ट्रिगर हैप्पी किस्म के मुझे लगते हैं ये जो थे, और मुझे बादियुल नज़र में कोई ऐसी बात नहीं नज़र आती। जिस तरह से ये तरह तरह के मौक़िफ़ देते रहे हैं, मेरे ख्याल में ये जो इन्होंने किया है, क्या इसके पीछे साजिश है या नहीं है, या कोई एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, आखिरी बात इस हवाले से, ये दुनिया, महज़ब दुनिया में अगर कोई पुलिस वाला एक अपने होस्टेज से पिस्तौल निकालता है तो और फायर नहीं करता, सिर्फ वो उसका बटन जो है वो करके उसको बाहर निकाल के रखता है, तो 10 पेपर उसने बाद, ये बात मुझे कैनेडियन माउंटेन पुलिस के एक साबिक अफसर ने बताई अमेरिका में कि जनाब सिर्फ पिस्तौल बाहर निकालने के बाद उसकी वजाहत करनी पड़ती है कि मुझे ये क्यों बाहर निकालना पड़ा। मगर यहाँ आप देख लें, मार दिया, और बच्चे बेचारे प्यारे प्यारे बच्चे हम देख रहे हैं, और मुझे तो शक्लों से कोई टेररिस्ट नहीं लगता। वल्लाह आलम, आप देखें इसकी आगे क्या कहानी बनाते हैं। जी शामुल हक साहब, मान लिया कि गलती हो गई, इन्फॉर्मेशन गलत थी, आपका आग पे मुखबिर ने गलत बता दिया या उसने सही बताया, आपने गलत कार को ट्रेस कर लिया, आपको फायर करने के बाद अंदाजा हुआ कि ये टेररिस्ट नहीं थे, तो उसके बाद जो पूरे डिपार्टमेंट ने अपने तर्जुमान के जरिए से चीज़ें जारी की हैं, उसमें पहले मौक़िफ़ ये कि ये अगवाकार थे, बच्चों को अगवा करके लेकर जा रहे थे, फिर ये कि इनके और साथी भी हैं, 3 लोग फरार हो गए हैं और उन 3 लोगों का पीछा कर रही है पुलिस, फिर ये भी कि इनसे असला और ख़ुद कुछ जैकेट्स पकड़ ली गई हैं और वो बरामद हो गया है, फिर ये कह दिया कि जी ये जो अगवाकार नहीं थे बल्कि ये तो दाइश के लोग थे। तो ये जितनी तेज़ी के साथ मौक़िफ़ बदला गया है, इससे गैर संजीदगी या इमेच्योरिटी का या आपके गैर पेशा वाराना होने का जो सबूत मिलता है, इसमें मज़ीद कितनी तहकीकात की ज़रूरत है आपके ख्याल में? देखें, असद दानादारी की बात है कि इसको इमेच्योरिटी या गैर संजीदगी तो मेरा ख्याल है बड़े छोटे लफ्ज़ हैं। इंसानी जान चली जाए, और एक जान, हमारा तो दीन कहता है कि एक जान गलत नाजायज़ चली जाए, इसका मतलब है कि पूरी इंसानियत को आपने मार दिया।
और ये आप देख लें बैक टू बैक इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और पंजाब में इस तरह का वाक़या हो जाना और फिर जो इतलात जिस तरीके से तेज़ी के साथ आई हैं और अब तो वो वक्त नहीं है कि चीज़ें छुप सकती हैं। टेलीविज़न मीडिया इतना तेज़ है कि एकदम से चीज़ें खंगाल के लेके आ जाता है, जिसमें बच्चे हैं उनकी भी डेथ हुई है, तो एकदम से आप मौक़िफ़ अपना इतनी तेज़ी के साथ बदलते हैं और फाइनली जाके एंड अप होते हैं कि जी वो तो दाइश का आदमी था, वो दाइश का लोकल हेड था। मेरा ख्याल है बदलते हालात में जब ये केस इवेंचुअली जाएगा, इसकी JIT बनेगी या अदालतों में जाएगा, तो ये तो रुसवाई का सबब बनेगा हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बारे में, जिस तरह की बातें की गई हैं। 2 मिनट के लिए असद मान भी लिया जाए कि वाकई एक और पहलू भी तो है ना कि अगर वो दाइश का आदमी नहीं था तो हम जो खौफो हिरास फैला रहे हैं सरकारी तौर पर लोगों में कि जी यहाँ पर दाइश का हेड इस तरह से बच्चों की शेल्टर लेकर, खवातीन की शेल्टर लेकर फिर रहा है, अगर वो दाइश का सरबराह या यहाँ पर इंचार्ज या जो भी कारिंदा नहीं था तो फिर तो हमने सोसाइटी में खौफो हिरास खुद सरकारी तौर पर फैलाया। ये एक और जुर्म है। देखिए असद, एक ज़माना था, मुझे याद है कि जब मीडिया इतना आज़ाद नहीं था, सिर्फ प्रिंट मीडिया हुआ करता और हमारी अदालतें भी इतने बड़े फैसले, इतने वाइब्रेंट हमारा जो जुडिशल सिस्टम भी नहीं था। अब तो आए दिन आप देखते हैं जिस तरीके से जुडिशल एक्टिविज्म आप देख रहे हैं, सुओ मोटर नोटिस लिए जाते हैं, तो एक ज़माने में चीज़ें छुप जाती थी। अब तो ये चीज़ें छुपने का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर सबसे बड़ी बात है कि आप जिस तरीके से अपना मौका बदल रहे हैं, जिस तरीके से इंतज़ामिया अपना मौका बदल रही है, एजेंसीज अपना मौका बदल रही है, तो मेरा ख्याल है ये तो ना सिर्फ अल्टीमेटली केस इनके खिलाफ जाएगा बल्कि ये भी होगा कि जो बदनामी आप देख लें, जिस तरीके से पंजाब हुकूमत की बात हो रही है, गवर्नेंस सिस्टम की बात इमरान खान साहब 22 साल से कहते रहे हैं कि इस मुल्क का असल मसला ही गवर्नेंस सिस्टम है। भाई जिस तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिस तरह चीज़ों को देखती हैं, जिस तरह पुलिस और बाकी इदारे फॉलो करते हैं और इंस्टेंट रिएक्शन लेके, भाई या तो है कि आपके ऊपर किसी ने गन फायर कर दिया, किसी ने आपके ऊपर धावा बोल दिया और आपके पास कोई चीज़ ऐसी है फॉल बैक करने के लिए, फिर तो समझ भी आती है बात। फिर आप देख रहे हैं जिस तरीके से मौका बदलने की बात होती है, एम्बैरसमेंट इतनी बड़ी सामने आ रही है। मेरा ख्याल है ये तो एजेंसियों के अलावा या डिपार्टमेंट के अलावा तो होगा अल्टीमेटली ये बुज़दार साहब के लिए एक नया फंदा तैयार होगा, एक नया इन पे मसला पैदा होगा। होना ही चाहिए था कि फौरी तौर पे एक्शन लिया जाता और लाताल्लुकी का इजहार किया जाता। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी कहता जी हमारा से कोई वास्ता नहीं, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट हम कुछ नहीं कह सकते, फौरी तौर पर हम इसका देखेंगे, तहकीकात होगी, उसके बाद किसी फैसले पे पहुंचेंगे। तो पहले से ही आपने जो है ना मुलजम ठहरा दिया, मुजरिम ठहरा दिया, तो ये तो मेरा ख्याल है यहाँ पर अगर एक पुलिस एहलकार गलती करता है, जी असद भाई, जहाँ यहाँ 2-3 पुलिस एहलकार या एक पुलिस एहलकार गलती करता है तो पूरा इदारा उसकी पुष्ट पर आकर खड़ा होता है। ये कल्चर रहा है माजी में और उसको सपोर्ट करने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। और अफसोस की बात यह है कि माजी में इस तरह के लोगों को न सिर्फ हुकूमती सतह पर सराहा जाता रहा है बल्कि उनको सपोर्ट दी जाती रही है, और अगर उन्होंने कुछ गलत कर दिया तो उसको छुपा लिया जाता था और आंखों में लोगों की धूल झोंक दी जाती थी। जिस तरह से गैर जो है वो झूठे पुलिस मुकाबले होते रहे। अब इसमें अगर यही तरीकाकार अब भी होना है तो फिर पुलिस रिफॉर्म्स का इसका मतलब है इनिशिएट भी नहीं किया गया। इस पर तफसील से थोड़ी सी और गुफ्तगू करते हैं, फिर वापस आकर ब्रेक से मजीद कुछ और चीज़ों की जाने एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। सईद काजी साहब और एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे और हैं, और अब ज़रार खोड़ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ज़रार खोड़ साहब, ये साहिवाल में GT रोड पर पेश आए वाक़े के बारे में इब्तिदा में गुफ्तगू कर रहे हैं। ये इस पर जो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, जो मैंने ब्रेक पर जाते हुए भी कहा कि एक रवायती तौर पर माजी में जो मुबैना तौर पर मुकाबले होते रहे, ये उसकी एक बदतरीन शक्ल है। लेकिन जो रिस्पॉन्ड किया है जिस तरह से इदारे ने कि वो उन एहलकारों की पुष्ट पर आकर खड़ा हो गया, ये जानने के बावजूद कि उनसे गलती हो गई है, मज़ीद तफ्तीश होगी, तहकीकात होगी, नताइज सामने आएंगे तो मज़ीद तफसील से कहा जा सकता है। लेकिन बादियों नज़र में सब लोग ये कह रहे हैं, वहाँ पर मौजूद ऐनी शाहिदीन, कि इन्होंने कोई फायर नहीं किया था, इनके साथ ख़वातीन थी, बच्चे थे और सब मलबूस थे शादी के लिबास में, और ये दहशतगर्दी से इनका ताल्लुक अभी तक अगर साबित होता तो कोई ना कोई सबूत सामने आ जाता। तो वो रिवायती डिटाई और रिवायती हठधर्मी जो है वो कितनी अफसोसनाक है। देखिए, होता तो बदकिस्मती से ऐसी ही है जी। ये हमने पहले भी देखा है। खरोताबाद का अगर आपको वाकया याद हो, बलूचिस्तान में, वहां पर भी एक हमने यही देखा था। अब अगेन देखिए, जब तक इसकी मजीद तहकीकात नहीं होती मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जैसे आप अभी कह रहे थे, जो हमें सामने नजर आ रहा है
तो अगर फायरिंग शुरू नहीं हुई तो फिर इन लोगों ने क्यों गोलियां चलाई? और अगेन जी, अभी इस वक्त कहना मेरे लिए कुछ भी मुश्किल है कि इसके बारे में एग्जैक्टली हुआ क्या है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारा सिस्टम का एक हिस्सा रहा है। हमने पहले भी इस तरह की बहुत मिसालें देखी हैं, और बहुत मिसालें तो ऐसी होती हैं जो अखबारों की सिर्फ हेडलाइंस और टीवी तक पहुंचते भी नहीं है। हाल में ही ये नकीबुल्लाह महसूद का भी केस हमारे सामने चल रहा है, तो ये एक अनफॉर्चुनेट लेगेसी है हमारी। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब चूंकि इस पे आखिरी में नुक्ता अगर ऐड कर दें काजी साहब, फिर हम अगले मौजू की जाने बढ़ते हैं कि मैंने वहाँ पर कुछ लोगों से बात की जहाँ जिन लोगों ने खुद इस वक़्त को देखा, और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया। वो ये कहते हैं कि गाड़ी को रोकने के बाद फायर किया गया था, यानी ऐसा नहीं था कि गाड़ी भाग रही थी, रुकी नहीं और पीछे से फायर कर दिया गया, गाड़ी को घेर कर रोक कर फायर किया गया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि उसमें बच्ची को फायर कैसे लग गया? क्या निशाने के कच्चे हैं या दानिस्ता तौर पर मारा गया? और फिर ये लोग भी सरेंडर कर रहे थे, सरेंडर करने के लिए तैयार थे, तो बदतरीन दहशतगर्द भी अगर सरेंडर कर रहा हो तो उसे मारा नहीं जा सकता। तो ये सवालात तो हैं ना जी, जो बहुत सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनका जवाब अभी तक नहीं आया। देखें, गोली की आंखें तो होती नहीं है जब आप फायर करते हैं, और आजकल के ऑटोमेटिक वेपन्स, आई डोंट नो कि किस तरह के उन्होंने वेपन्स उठाए हुए थे, मगर सवाल ये है कि ये बुनियादी तौर पर पुलिस का मिजाज है। अब आप देखें ना, अगर हम देखें तो ये रिफॉर्म्स की बड़ी बात होती है, कानून रोज़ बनाने के लिए हम बैठे होते हैं, कानून हर चीज़ पे कानून मौजूद है। सवाल ये है कि आप देखते नहीं कि ये जो पुलिस हमारी है, इसको पहले सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा, भले वो डिक्टेटर थे, भले वो सिविलियन थे, वो इस्तेमाल करते रहे। इसके बाद क्या हुआ? ये जितने आज कब्जे निकल रहे हैं, ये कौन मिलकर करवाता रहा है? मुझे बताएं। ये आधे लाहौर पे जो कब्जा हुआ है, जब आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है ये कब्जा ग्रुप पुलिस के साथ कनायमस करके इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसे देते हैं, ये जो पॉलिटिकल कार्टल्स हमारे यहाँ बन गए हैं, तो ये फिर ये सारा माहौल है। इस माहौल में इस तरह की ट्रेजिडीज और वाकयात हमें रिमाइंड करवाते रहते हैं कि हम अभी तक इस तरह लगता है जैसे अज़्म वुस्ता में रह रहे हैं, अभी इतने हम पसमानदा हैं कि कुछ कर सके। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो हम जो हमारे कानून साज हैं, जो हमारी सिविल सोसाइटी है, ये मुझे इस तरह बैंकरप्ट लगती है कि ये इस तरह लगता है ये तारीख को 1 सेंटीमीटर भी आगे लेके नहीं जाते। इस हर रोज़ आए रोज़ कोई ना कोई वाकया इस निज़ाम पे एक कमेंट होता है। भले कोई मजदूर मरता है जब कान में, भले कोई जब एक्सीडेंट, आपके यहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं कितने लोग मरते हैं उसमें, और उसकी वजह जो पिछले दिनों आया था सर्वे कि उसमें जो है आपकी जो अपना सिस्टम इज मोर रिस्पॉन्सिबल देन दी जो किसी इत्तेफाक की बजाय। तो ये सारा एक माहौल है, और मुझे लगता है कि हम एक ट्रेजिडीज की जद में हैं। अस्पतालों में देख रहे हैं बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, 14,000 औरतें मर जाती हैं हर साल जचकी में। तो ये सारा माहौल है। इसकी वजह क्या है कि दो दुनियाएं हैं, एक गेटेड कम्युनिटी है, उनके अपने जाती गार्ड्स हैं, वो एक और दुनिया है, उसके बाद एक और दुनिया है, और ये जो उसका बोध है उसकी वजह से ऐसी ट्रेजिडीज हमें आके जो जोड़ती रहती हैं, मगर हम बेबसी से देखते हैं और बोल चाल के चले जाते हैं। जी एक और मसला भी है ना कि हमारे यहाँ तो ये होता है कि एक वाकया होता है तो उस वाकये के बाद उसको हम आइसोलेशन में देखते हैं, उस वाकये पर अमल दरामद होता है अगर होता है तो, और कोई पॉलिसी उस पर नहीं बनती। नहीं, डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। ये तो अब है, पहली जो स्टेटमेंट आती है वो डिफेंड करने की आती है कि जनाब ये तो टेररिस्ट थे, पहले ही तय कर लेते हैं। जब वो पहला प्रेस रिलीज जारी करते हैं, कोई तफ्तीश नहीं हुई अभी तक, मगर हमें बता दिया कि नहीं जी वो तो पता चला था टेररिस्ट है। वो छोटे छोटे मासूम फूल जैसे बच्चे जिनको मौत से जुदा कर दिया गया, कोई साहिब औलाद ही इस दर्द को समझ सकता है। जी आगे बढ़ते हैं और मैं एहतशाम साहब, ये मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामला है, इसमें आप जो डिबेट है कि जी चलनी चाहिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपकी इस पर राय क्या है? कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसकी फेवर में हैं, कुछ अगेंस्ट में हैं। आप कैसे देखते हैं इसके मुस्बत और मनफी पहलू अगर इसको कंटिन्यू करते हैं? देखिए असद, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायमेंशन इसकी बनती जा रही है मिलिट्री कोर्ट्स की। अभी पिछले हफ्ते जब शबाशी साहब आए थे तो पार्लियामेंट में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ी प्राइड ली थी ये कहते हुए कि जी 21वीं और 23वीं तरमीम हमारे ज़माने में हुई थी जब हमने इन मिलिट्री कोर्ट्स को अप्रूव किया था। तो इन सो मेनी वर्ड्स उन्होंने कहा कि जी इसको आइंदा भी देखेंगे, करने की नेशनल टेस्ट में करेंगे। फिर आपने देखा कि जिस तरीके से दोनों बड़ी पार्टियों पे दबाव बढ़ा
और फिर ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और फिर चार्टर ऑफ पता नहीं क्या क्या 3-4 चीज़ें निकाल के लेके फिर कहा गया कि जी एक जॉइंट कमेटी बनाई जाएगी और बना दी गई है, वो फैसला करेगी ओपोजिशन के क्या करने हैं। देखिए बड़ा वाज़ेह तौर पे असद कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं। PMLN को कोई खामोश NRO मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ चलें कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई रिलीफ तो मिल रहा है डेफिनेटली उनको, तो वो तो लगता है कि इस हवाले से कोई बड़ा जिसको कहना चाहिए कि सख्ती से इस बारे में नहीं सोच रहे, अपना नुक्ता नज़र वो बदल देंगे। अब इससे पहले जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की तरफ से इंडिया मिला था वो तो लगता था कि जी शायद वो सपोर्ट करेंगे, अब वो कहा जा रहा है कि नहीं सपोर्ट करेंगे। मेरा ख्याल है ये बार्गेनिंग चिप के तौर पे इसको इस्तेमाल करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स को। देखिए बुनियादी वजह इस वक्त यह है कि पहले ये भी बात हो रही थी कि जी शायद ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमे चल रहे हैं इनको एंटी टेररिस्ट कोर्ट में भेज दिया जाए तो शायद ये मसला हल हो जाए। लेकिन ना इशू क्या है, इशू ये है कि स्पीडी ट्रायल नहीं होता असद। अब जिस तरह आपने देखा कल रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी 19 लाख मुकदमात हैं, टोटल 3000 जज है हमारे पास, हम क्या करें। तो मेरा ख्याल है और फिर दूसरा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जितना कहते हैं फ्लॉड है और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन के इश्यूज हैं, प्रोसिक्यूशन सही तरह से होती नहीं है, लोग छूट के चले जाते हैं। तो अभी तो आपने देखा जिस तरह मिलिट्री कोर्ट से 600 लोगों को सजाएं हुई थी, 200 के करीब जो है ना आपने देखा उनके मुकदमे फाइनल होकर आगे चले गए। तो मेरा ख्याल है इस हवाले से तो ये सारी पोलिटिकल पार्टीज के दरमियान में एक कम अज़ कम ये मौक़िफ़ तो डेफिनेटली है कि जी जो दहशतगर्द हैं वो छूट जाते हैं क्योंकि वो अनफ एविडेंस नहीं होती है। फिर यह है कि जिस तरीके से हमारा निज़ाम है वहाँ पे झूठे गवाहियाँ भी आ जाती हैं, फिर जिस तरीके से लोग अप्रोच हो जाते हैं। फिर तीसरी बात यह है, आपको याद होगा थोड़ा सा पहले जो है ना वो लोग इस तरीके से डराया करते थे दहशतगर्द कि जजेस जो है ना वो ओपनली केसेस नहीं सुना करते थे। तो उसी के तनाजर में मिलिट्री कोर्ट्स आई थी। असल तो आपने देखा पेशावर के वाक़े के बाद ये हुआ था जब आपने देखा कि बच्चों के स्कूल पे 160 बच्चों को ज़िबा किया गया था, शहीद किया गया था। तो मेरा ख्याल है बदलते औलाद में ये मेरा अपना ख्याल है मान तो जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली गिव एंड टेक की तरफ मामलात जा रहे हैं। क्या दिया जाता है, जिस तरीके से जरदारी साहब बिलावल साहब बोल रहे हैं वो रिलीफ मांग रहे हैं और चाह रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी जान बख्शी कर दी जाए, या कम अज़ कम अब देखें 2 महीने का तो रिलीफ जरदारी साहब को पहले भी मिला था। अब दोबारा बैंकिंग कोर्ट में गिरफ्तारी होने जा रही थी, वहां से बच गए, सुप्रीम कोर्ट से बच गए। नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से आप देख लें उनको भी रिलीफ बहरहाल मिला हुआ है। अब ठीक है, अब दोबारा से उनका केस गया हुआ है जमानत के लिए, तो शायद वहां पे भी उनका मामला किसी इतना हद मुझे लगता है कि कोई शायद फेवरेबल डिसीजन हो, लेकिन अल्टीमेटली लगता है ये मानेंगे। बहरहाल एक 2/3 मेजोरिटी के जरिए आपको ये अदालतें कायम करनी पड़ती हैं थोड़ी देर के लिए। तो मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट में रिसीविंग एंड पे है। हाँ, अब ये जिस तरह लेकिन एक चीज असद है ना कि आप देख रहे हैं जो गवर्नमेंट कमेटी बना दी गई है, शामिल क्लैरिटी दिख रही है। दूसरे पहलू से जो कंफ्यूजन है वो है PMLN के यहाँ। अच्छा, पीपल्स पार्टी इसको क्या कह रही है, जरा सुन लीजिए। फरतुल्लाह बाबर साहब क्या कह रहे हैं ये सुन लें। मैं जानना चाहूँगा फिर खोड़ो साहब आपसे भी और काई साहब आपसे भी कि पीपल्स पार्टी किस उसूली बुनियाद पर यह मुतालबा कर रही है कि इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, या फिर कुछ किसी और तनाजुर में भी उनका यह मुतालबा है। ज़रा देख लीजिए फिर बात करते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में नो टू द मिलिट्री कोर्ट्स। कहीं ऐसा न हो कि पाकिस्तान की जुडिशरी मिलिटराइज हो जाए और मिलिट्री बिकम्स जुडिशलाइज्ड। ये बहुत बड़ा खतरा है। आप देखिए नैब मिलिटराइज हो गया, JIT मिलिटराइज हो गया, मिलिट्री कोर्ट से जुडिशरी मिलिटराइज हो रही है। ये खतरनाक बात होगी। खोड़ो साहब, अगर हम फिगर्स को देखें तो अब DGISPR कहते हैं कि 717 केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में आए, उसमें से 646 केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया और 345 मुजरमान को सजाए मौत दी गई। अच्छा, अब ये तो फिगर्स के हिसाब से रिजल्ट्स हैं, लेकिन अगर ये ना भी देखा जाए तो ओवरऑल भी हम देखते हैं कि बहुत बेहतरी रही। जहां एक तरफ तो ऑपरेशंस हुए मुख्तलिफ शहरों में और बॉर्डर्स पर और इस तरह के हार्ड एरियाज में, उसके साथ साथ ये भी एक वजह हो सकती है कि दहशतगर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया गया, उनकी हौसला अफजाई नहीं हुई। तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी के इनकार की वजह जो है वो सिर्फ कोई उसूली वजह है कि जी कोर्ट्स को काम करना चाहिए, या किसी और सियासी तनाजुर में भी वो ये मुतालबा कर रहे हैं? देखिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि PPP की इसमें क्या स्टैंड है। और फरतुल्लाह बाबर साहब ने जो कह दिया वो भी छोड़े। इसकी जो सियासी एंगल है उसमें मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको बताया था कि मेरा क्या इंटरेस्ट है। अब ना आप चीफ जस्टिस खोसा साहब से ज्यादा कानून जानते हैं, ये बात तो दुरुस्त होगी अगर मैं कहूँगा। अभी जैसे इंसाफ साहब अभी जिक्र कर रहे थे कि चीफ जस्टिस खोसा ने अपनी इब्तिदाई तकरीर में ये जिक्र किया कि जी 19 लाख केस पेंडिंग है और 3000 जजेस हैं। बिल्कुल सही। उसके साथ उन्होंने फौजी अदालतों पर भी कमेंट किया, और आपने यकीनन वो पढ़ा होगा। और वो कहते हैं कि
कहीं भी जी किसी भी सिविलियन का ट्रायल होना फौजी अदालत में वो इंसाफ के तकाजों पर पूरा नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर फौजी अदालतों को आपने रखना है तो कम से कम ये हक होना चाहिए कि एक हाई कोर्ट के सामने अपील की जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये चीफ जस्टिस खोसा साहब कह रहे हैं, जो यकीनन चीफ जस्टिस होने के नाते से और एक बहुत लर्नेड जज जिन्होंने अपने करियर में 50,000 केस डिस्पोज किए हैं, वो हम सबसे बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो उनकी इल्तिजा सिर्फ इतनी है कि या तो इनको खत्म करें या तो इनको आप अपने सिस्टम का हिस्सा बना दें। अब जहां तक आई सिस्टम की बात, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो निजाम अदल है हमारे बहुत और निजामों की तरह वो ब्रोकन है, वो सिस्टम चलता नहीं है। और निजाम अदल से हम आगे भी अगर जाएं तो हम पूरे प्रोसिक्यूशन सिस्टम को ले लो, आप पूरे अपने इन्वेस्टिगेशन सिस्टम को ले लें। ये जो आप अभी बात कर रहे थे, जो जिन लोगों को भी गोली मार दी है पुलिस ने, ये भी तो वही सिस्टम है ना जी। तो जी हाँ, बिल्कुल हमें बेहतरी की जरूरत है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम एक नाकिस निजाम के ऊपर एक और नाकिस निजाम नाफिज कर देते हैं। हमारे पास कितने स्पेशल कोर्ट्स हैं जी, हमारे पास स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स हैं, हमारे पास एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, हमारे पास फौजी अदालतें हैं, लेकिन कोई पूरा अपना काम नहीं करते। अब फौजी अदालतों की जब जरूरत पड़ी थी, हमें बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी आप बात देखें कि जो केसेस गए हैं कहीं पेशावर हाई कोर्ट में, वहां पर वो रिजेक्ट भी हुए हैं। तो हमें थोड़ा सा ये जो हम लेकिन आप ये आपने ये जो कहा आपने जी आपने कहा ना कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं कि पीटीआई क्या पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, लेकिन फैसला तो पार्लियामेंट में ही होना ना एक्चुअली। देखिए, फैसला पार्लियामेंट में होगा। मैं बात कर रहा हूँ कि हम ना यार, हम ऊपर वाली चीज को देख रहे होते हैं, हम इशू को नहीं समझ रहे होते। ठीक है, हर इशू पर सियासत होती है यार, हर दिन होती है, हम हर दिन सियासत पर ही बात कर रहे होते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत है नहीं है, इनके प्रोज क्या है, कौन से क्या है, इस पर हमें बात करनी चाहिए मेरी नजर में। जहां तक सियासत की बात है, सियासत तो चलती रहेगी। आपके ख्याल में है जरूरत? नई बात है, आपके ख्याल में है जरूरत? अगर हम इशू को नहीं समझ सकते तो फिर हम इशू पर बात क्या करेंगे? मैं मकसद जी काजी साहब जी देखिए, पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में जरा जिस तरह बिल्कुल जरार भाई ने ठीक कहा कि हम नीचे की बात नहीं करते। अरे भाई, मसला क्या है? कौमी हम तमग़े जमहूरियत देते रहे हैं यहाँ पे फौज को, आज क्या प्रॉब्लम हो गया है? मसला क्या है? मसला वो केसेस हैं जो खुल गए हैं, और पीपल्स खुल के बात कर लेते हैं ना। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये जो है एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है, और वो एक तरह से जो जितने भी उनके पास मुबैना तौर पर वो कर सकते हैं ब्लैकमेल या कोशिश कर सकते हैं टू गेट आउट, जो केसेस बन गए हैं। और ख़ास तौर पर जो फैसला आया है उसमें जो आखिरी 6-7 जो हुक्म सादर किए हैं फाजिल कोर्ट ने, उसके बाद वो बड़ी परेशानी में है। वरना आज ये ख़त्म कर दें, ये फौजी कोर्ट्स भी बनवा देंगे। मैं फौजी कोर्ट्स के आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इतने संजीदा मामले पर सियासत कर रही है? एक और बात, इतने संजीदा मामले पर सियासत कर रही है, एक और बात जो उन्होंने बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर कर रही है। मैं एक और बात आपको बताऊं, और बात क्या है? बात ये जो उन्होंने कहा है ना कि जुडिशली मिलिटराइज हो जाएगी, मिलिट्री जुडिशलाइज हो जाएगी। अरे भाई, आपकी शराफिया भी तो, जो हुक्मरान है, जो एग्जेक्टिव ब्रांच में बैठी है, जो असेंबली में बैठी है, वो भी तो कमर्शलाइज हो गई है, वो भी तो ऑलिगार्क्स हैं। उसमें कौन आम आदमी मेरे आप जैसा जाके बैठ सकता है? वो भी तो 12 कार्टल्स का नाम लिया था इसहाक डार ने कायमा कमेटी के सामने, जिनके मफादात का आप तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आप भी तो हमें बताएं ना, आपने मिलिट्री को ठीक करना था, आपने जुडिशरी को ठीक करना था, मगर आपने क्या किया? पहले जाके उनके दस्तरखान पे बैठ गए, फिर जब लड़ाई हुई तो हमें कहा जमहूरियत बड़े प्रॉब्लम में है। आजकल जमहूरियत बड़ी खतरे में है क्योंकि मियाँ साहब पर पर्चा हो गया है। आज जमहूरियत खर्चे में है चूंकि जो है वो जरदारी साहब पर केस बन गया है। मसला ये है कि हम हमेशा उधर इशारा करते हैं पॉलिटिकल। आज आपने क्या हासिल कर दिया? आपके कहने पे एक बंदा बाहर नहीं आएगा क्या? यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ जरदारी और तहफ़्फ़ुज़ नवाज शरीफ मूवमेंट पे अवामी राब्ता मुहिम चलेगी? यहाँ पहले कोई मसला नहीं था। कराची में पानी नहीं बेच रहा माफिया, 10 साल से पानी खरीदने के लिए जलील हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट कोई नहीं है वहाँ पे, जो मेरे ज़रार भाई बताएंगे। कराची के अवाम और जो है, जो मेहनत कशों का सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान में, और जो दौलत तख्लीक करते हैं हमारे लिए, उनकी ज़िंदगी को किस तरह आपने अजीरन कर दिया। तब कोई मूवमेंट नहीं चली। मूवमेंट ऑटोमेटिकली चल जाती है जब रूलिंग एलीट के दरमियान आपस के झगड़े सामने आते हैं, और जो डोमिनेट जो हिस्से हैं रियासत के, वो दूसरों को आर्म ट्विस्ट करते हैं, तो एकदम से हमें इतला आती है कि आज जमहूरियत खतरे में हो। जिस मुल्क में जमहूर सिसक रही हो, वहां कौन सी जमहूरियत हो सकती है? जी, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। एहतशामुल हक साहब, राना सनाउल्लाह और शेख रशीद साहब की लड़ाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जा रही है, इस पर मैंने आपसे सवाल किया था, क्या बनेगा पीएससी का? देखिए, बड़े ही अब ये भी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है। जिस तरीके से इतना अर्सा 5 माह तक ये मामला पीआईसी का लटकता रहा, फिर कमेटियों का चले, उसके बाद अब पीआईसी के बाद कमेटियों का भी, पार्लिमानी कमेटियों का भी फैसला हो गया। अब सवाल इस वक्त बड़ा अहम यही है कि जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई इल्जामात तो शबाशी साहब के ऊपर हैं, जो केसेस चल रहे हैं, और इंडिपेंडेंट मैंने देखा एनालिस्ट भी, लिखने वाले भी ये बात करते हैं, मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर भी कुछ चीज़ें सामने इस हवाले से आई हैं कि भाई आपके ऊपर जो सीरियस नौयत के चार्जेस हैं, अगर आप उनसे फारिग हो जाएं, इल्जामात खत्म हो जाएं, तो फिर आप आके बैठ जाएं वहाँ पे। अब अजीब सी डॉकटमी है ये, मतलब कानून की, और अजीब सितम ज़रीफी है। सही है। चले अब मैं काजी साहब, ये इस पर जरा आप कमेंट कर दीजिए, फिर मैं जरा हुकूमत के ऑपोजिशन के साथ लड़ाइयाँ तो अपनी जगह, हुकूमत की अपने इत्तेहादियों के साथ लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो पा रही, और अभी बिल्कुल इब्तिदा में, यानी अभी ये ऐसा भी नहीं है कोई 2 साल हो गए, तो आप चाहें तो मिलाकर ज़रा सूरत हाल का जायज़ा ले लें, चाहे तो अलग अलग। काजी साहब, पहले तो आप ये समझें कि जिस तरह हमारे लाहौर का बड़ा प्यारा प्यारा थिएटर था, वो पहले टीवी स्क्रीन्स पे आया और फिर वहाँ से होता हुआ वो सियासत में चला गया, और इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल हमें राना सनाउल्लाह साहब के जो फूल झड़ते हैं उससे भी अंदाज़ा होता है, और जनाब जो किबला आपके शेख रशीद साहब हैं उससे भी अंदाज़ा होता है। अब देखें बुनियादी बात क्या है। बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो हमारी 3 पार्टियों का क्या आपस में फ़र्क है, डिफरेंस क्या है? ये सारे वाशिंगटन कंसेंसस के तहत सियासत करते हैं। ये इंतहाई ऑप्रेसिव निज़ाम जिसके बारे में पूरी दुनिया में एक तहरीक चल रही है, जिसमें आप फ्रांस को देख सकते हैं, आप क्राइसिस जो है वो बरतानिया में देख सकते हैं, इवन अमेरिका में देख सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर इनका कोई इख्तलाफ नहीं है, मगर इख्तलाफ तो करना है। अब क्या करें, फ्रोई करना है, क्योंकि जेन्युइन इख्तलाफ तो किसी का है ही नहीं। सारे के सारे इस निज़ाम में खुश हैं। यहाँ पे जो एक न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है जिसका खंडर अब पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है, यहाँ भी अब यही इमरान खान की बात है, यही असद उमर साहब की बात है। मुझे बड़ा उन पे ना प्यार आता है असद उमर साहब से। उनके इख्तियार में क्या है, 8-10 बंदे जो हैं वो उधर बैठे हुए हैं इस्लामाबाद आलमी मालियाती इदारों के, वो वहाँ पे वो हमारे हाथ बांध, इधर इन्होंने हाथ बांधे हुए हैं, ये सब उनके गुलाम हैं। क्या हम समझते हैं कि हमारे हुक्मरान ये हैं? तो इन्होंने हमारे सामने एक स्टेज और ड्रामा लगा रखा है कि आप ये हैं। दूसरा क्या है, ये नहीं कहते कि चोरी मैंने नहीं की, ये कहते हैं आपने भी तो चोरी की है और हमने भी चोरी की है। बुनियादी तौर पर आज की सिविलियन एलीट की लड़ाई क्या है एस्टैब्लिशमेंट से? वो कहते हैं जी इम्प्यूनिटी दें हमें भी, हम भी अबव द लॉ हैं, हम अनटचेबल हैं जिस तरह आप अनटचेबल हैं इनके ख्याल में। ये लड़ाई है, और जो बुनियादी तौर पर अब लोगों की कंजम्पशन के लिए अच्छी जुगत लेके आए, पॉपुलर होने के लिए, क्योंकि आपके तीनों के फलसफे सियासत में कोई फ़र्क नहीं है। सारे के सारे जो हैं वो ज़ाती और निजी कारोबार और निजी एम्पायर्स बनाते हैं, और जो मैंने कल भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जिसे कि ये पॉलिटिकल कार्टल्स हैं, और जिसकी तारीफ़ ये है कि रियासत पे कब्ज़ा करो, रियासत के वसाइल पे कब्ज़ा करके उस पैसे से अपने कब्ज़े को मुस्तहकम करो और उसके ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा दो, दिस इज़ अ डेमोक्रेसी। तो ये खेल है, देखते हैं कब तक चलता है, कब तक इस मुल्क के अवाम सहते हैं और कब इसके खिलाफ जो है वो बगावत करते हैं। जी सही है वो तो। और ये जो अभी फैजल चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कई साहब इसको तस्लीम किया इस बात को। वो ये कह रहे थे कि का मामला सिर्फ एक वजीर के इस्तीफ़ा देने से नहीं है, काफिले के साथ और भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके और भी गिले शिकवे हैं। ये किस नौयत के गिले शिकवे हैं? क्या वो जो फवाद चौधरी साहब कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं वो हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो रही वो हैं, काफिले के काम नहीं हो पा रहे जो जिसकी वजह से वो हुकूमत में आए हैं वो है, वज़रा उनकी मर्जी के पूरी उनको तादाद जितने कमिट किए थे वो नहीं हुए? क्या कौन कौन से मसले और कितने हैं? जब सिर्फ एक वजीर ने इस्तीफ़ा दे दिया तो ये प्रॉब्लम है। देखिए, आप अगर गौर करें, एक बजट आया था, गालबन मुबशिर हसन साहब ने बनाया था, जिसमें मैं अगर सही कह रहा हूं तो 43% स्पेंडिंग रखी गई थी अवाम के लिए। उसके बाद से अगर आप देखें तो सारे तो इनके अपने धंधे हैं, अपने काम हैं। इनका इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है। जिस तरह मैं कहता हूं ये है 2 कौमी नजरिया, 2 कौमें हैं, एक इनकी कौम है, एक हमारी कौम है, और इन्होंने हमारी कौम के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है, और सामने ये वही थिएटर लगा हुआ है। राना साहब ने आज बड़ी अच्छी बात की, आज शेख रशीद साहब ने कमाल कर दिया, कहां से दूर की कोड़ी लाए, बड़ी रेटिंग भी आती है उनकी जिस टीवी पे बैठ, बड़ी मजे की बात की जी। तो ये खेल चल रहा है, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा देर राना सनाउल्लाह और शेख रशीद की नहीं, फवाद चौधरी साहब के जुमले भी बड़े चुटकुले होते हैं, वाडा साहब के भी होते हैं, चौहान साहब भी बाज़ दफ़ा बड़ी इस तरह की मज़े की बात करते हैं। तो सब एक दूसरे से मुकाबले में तो हैं कि अच्छे से अच्छा जुमला जो हेडलाइन की जीनत बने वो कहा जाए। अच्छा, अब मैं एहतशाम साहब,
ये हमारे कल्चर में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बड़ी अहमियत है। यह काम एक होता है कि जी मुझे काम खुल कर नहीं करने दिया जा रहा, ये खुलकर काम करना क्या होता है कि मेरी वजारत में रुकावटें डाली जा रही हैं। ये किस किस्म की ख्वाहिश है जो मिनिस्टर की जानिब से आती है कि कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं इंटरवीन करेगा, कोई नहीं मुदाखलत करेगा, जो हम करना चाहें हमें करने दिया जाए, क्योंकि हम इत्तेहादी हैं, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम अगर नहीं होंगे तो आपके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे, इसलिए हमें करने दें। ये कौन सा बिहेवियर है? देखिए असद, ये पोस्टिंग ट्रांसफर का फिनोमेना जो है ना, ये बाकी सूबों के निस्बत पंजाब में बहुत ज्यादा है। पंजाब बड़ा है, इसीलिए कहा जाता है पंजाब ही पाकिस्तान है। आपको याद होगा नवाज साहब के जमाने में आप जब छोड़ के गए हैं तो पता चला था कि जी कुछ 600 से 650 पुलिस ऑफिसर जो थे वो 10 साल से पंजाब से गए ही नहीं थे, उनको जाने नहीं दिया गया, वो मुसलसल वहीं पे बैठ के काम करते रहे। अब देखें ना, ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बात सामने आ गई है कि ये रीत डाली है शहबाज शरीफ साहब ने कि उन्होंने चंद एक बंदों को रखा हुआ, ब्यूरोक्रेट को, पॉलिटिकल लोगों को साथ नहीं रखने देते थे, उनके थ्रू काम करवाए जाते थे। अब बदलते हालात में लोग यही देख रहे हैं कि बड़ा प्रोफाउंड इंटरेस्ट है। अब असल मसला जिस तरीके से आप देख लें कि क्यों कहा जाता है 4 पावर सेंटर हैं पंजाब में, आज भी इसी तरह ऑपरेट कर रहे हैं। गवर्नर साहब अपनी मर्जी की बात करवा रहे होते हैं, अपनी मर्जी चाह रहे होते हैं, फैसले करवाना चाहते हैं, और फिर चीफ मिनिस्टर अपना परवेज इलाही साहब जो हमारे स्पीकर हैं उनका भी यही मसला है। फिर आप देख लें बुज़दार साहब का अपना है, फिर उसके बाद अलीम खान साहब हैं और लोग हैं। तो ये एक झगड़ा मुसलसल चल रहा है। आप देख लें कि एक दिन बंदा अपॉइंट होता है, अगले दिन उसकी ट्रांसफर हो जाती है। बिल्कुल सही है। अब काजी साहब, ये ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो ब्लैकमेल हो रही है अपने इत्तेहादियों से, क्योंकि नंबर का मसला है, 172 पूरे रखना प्रॉब्लम है, और जब बीएनपी थोड़ा नाला या नाराज़ दिखाई देती है तो बाकी इत्तेहादियों ने भी सोचा कि अब हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं तो क्यों ना हम अपनी शराइत मनवाएं। कुछ इस किस्म की सियासत हो रही है पीटीआई के साथ उनके इत्तेहादियों की जानिब से? देखिए, ये सियासत को आज से तो नहीं हो रही, ये पहले दिन से यही सियासत हो रही है। हमेशा एक थिन सी में देखें ना, जब से आप देखें नजरियात सियासत से निकले हैं और मालियात अंदर आए हैं तो उसके बाद कोई 2/3 मेजॉरिटी लेने वाला तो है ही नहीं है। मैनेजमेंट की सियासत है, आप इलेक्टेबल्स ले रहे हैं, पीटीआई ने भी इलेक्टेबल्स लिए, मुस्लिम लीग नून तो चलती है इलेक्टेबल्स पे है। तो जब ये खेल हो जाएगा तो लोग इसको सियासत को एज अ बिजनेस प्रपोजिशन के तौर पर करते हैं। इट इज इन्वेस्टमेंट, ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है। डीएफआई या डीएफआई आए ना आए बाहर से, यहाँ पे जो लोकल इन्वेस्टमेंट है वो ये होती है। क्यों लोग 4-4, 5-5 करोड़ रुपया पार्टी फंड देते हैं एक टिकट के लिए? क्या मसला क्या है इसमें? क्या ऐसा रखा हुआ है? कितनी तनख्वाह है? आपसे कम तनख्वाह होगी एक एमएनए की और एमपीए की, बट व्हाई दे आर डाइंग टू गेट अ टिकट एंड गेट इनटू द नेशनल असेंबली? क्या मसला है? मसला क्या है कि जो बुनियादी तौर पर बड़े माली मफादात हैं उनमें शामिल होना और इस मुल्क की इशराफिया का हिस्सा बनना और अबव द लॉ होना, ये इश्यूज हैं और यही इश्यूज सारे हैं, इसलिए वो मांग रहे हैं। वो आम ट्विस्ट करेंगे, हमें ये भी बता। तो फिर तो बड़ा आसान है, अगर सियासत इन्हीं उसूलों की बुनियाद पर होनी है तो फिर आपको शायद ये नौबत भी आ जाए पंजाब में कि वज़ीर आला साहब कहें, मतलब स्पीकर साहब कहें कि मुझे वज़ीर आला बना दो, वरना फिर तुम अपनी हुकूमत से जाओगे। तो फिर तो मामला रुकेगा कहाँ जाके? ये एक अलग सवाल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया काजी साहब, वक्त खत्म हो गया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बहुत शुक्रिया एहतशाम उल हक साहब, ज़रा कोड़ो साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।